हेलो एवरीवन, शुभ ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म आज हम इस चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे और क्लास 11th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर हमें टर्म्स की प्रॉपर नॉलेज होगी तो जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं बीच में हमें आती हैं जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये सारी समस्याओं का प्रॉपर समाधान हो जाएगा अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो। आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को पहले टॉपिक के साथ में। एंटिटीज़ क्या होती हैं? जब एक पर्टिकुलर यूनिट में किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को किया जाता है तो वो क्या होती है? एंटिटीज़ कहलाती हैं। एंटिटीज़ मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट दैट परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए जो भी यूनिट बनती है उसको हम बोलते हैं एंटिटीज़। एग्जांपल के लिए जैसे टाटा स्टील है। टाटा स्टील का क्या काम होता है? स्टील मैन्युफैक्चर करना। वो प्रॉपर कौन सा काम कर रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का काम कर रही है। बिरला इंडस्ट्रीज़ हैं, बिरला इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का काम करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, ये सब पर्टिकुलर एक एंटिटीज़ हैं जो काम करती हैं किसके लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। पॉइंट नंबर 2 है इवेंट्स। एन इवेंट्स इज ए हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू एन एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। जब एक इकाई का पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट बनता है, यानी कोई एंटिटी के लिए कोई इवेंट होती है, कोई घटना होती है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, तो उसको हम बोलते हैं इवेंट्स। जैसे आप समझ लीजिए मार्कर आप बना रहे हैं, तो मार्कर के लिए आपको रॉ मटेरियल लगेगा, इंक लगेगी, प्लास्टिक लगेगी, तो ये सब कई चीज़ें हैं जो मिला के आपकी बनेगा एक पर्टिकुलर मार्कर। तो कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती, कोई इवेंट्स होगा, तो उसमें जो भी चीज़ें लगेंगी, जो भी रॉ मटेरियल परचेज होगा, जो भी रॉ मटेरियल यूज्ड होगा, उसको हम बोलेंगे इवेंट्स। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, बिजनेस ट्रांजैक्शन की। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है इट मीन्स ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंटर्ड इनटू बाई टू पर्सन एंड रेंडर्ड इन द बोथ ऑफ अकाउंट्स इट इज टर्म्स ऑफ मनी। देखिए होता क्या है कि ये एक तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है जो कि दो लोगों के बीच में होता है। सपोज एक पार्टी है सेलर और एक पार्टी है बायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट किसी में भी हो सकता है। यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व होती हैं। गुड्स और सर्विसेज जब हम गुड्स को बेचते हैं और सर्विसेज जब हम प्रोवाइड करते हैं, कोई सर्विस देते हैं। और इसको हम किस टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे? मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। पॉइंट नंबर 4 है अकाउंट। एन अकाउंट इज ए समरी ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर हेड। अकाउंट होता है एक, जितने भी हमारे रिलेवेंट ट्रांजैक्शन होंगे उन सबको एक प्लेस पे लिखना, एक प्लेस पे पर्टिकुलर तरीके से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए लिखना ही अकाउंट्स कहलाता है। इट रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट आल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। ये सिर्फ उसके ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड नहीं करता, अमाउंट को ही रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि उसके इफेक्ट को भी रिकॉर्ड करता है और उसकी डायरेक्शन को भी रिकॉर्ड करता है। हमारा बिजनेस किस तरफ जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, डायरेक्शन यानी प्रॉपर उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारे बिजनेस पे, उन सब की जो रिकॉर्डिंग होती है वो पर्टिकुलर हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। पॉइंट नंबर 5 एसेट्स। एसेट्स रिफर टू टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल राइट्स ऑफ एन इंटरप्राइज विच कैरी प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट। देखिए एसेट क्या होती है? जब भी हम एसेट की बात करते हैं, बिजनेस में जितनी भी आपकी संपत्तियां होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? एसेट कहलाती हैं। संपत्तियों में वो सब वस्तुएं आती हैं जो स्थायी और अस्थायी यानी फिक्स्ड और फ्लैक्चुएसिंग दोनों तरीके से हो सकती हैं, जो बिज़नेस को चलाने के लिए, व्यापार में लाभ लाने के लिए, एवं जो भी बिज़नेस की एक्टिविटी होती है उसको करने के लिए जो भी पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए वो सब आपकी एसेट्स कहलाती हैं। अब एसेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए एसेट्स एक होती है करंट एसेट्स, एक होती है आपकी फिक्स एसेट्स और एक होती है आपकी फिक्टिशियस एसेट्स। बात करते हैं करंट एसेट्स की। ऐसी एसेट्स जिसका कन्वर्जन कैश या कैश के रूप में विद इन 12 मंथ में किया जा सके, वो सब आपकी करंट एसेट्स कहलाती हैं। जैसे कैश इन हैंड है, वो तो आपका ऑलरेडी कैश है, कैश एट बैंक, बैंक में पड़ा हुआ है, जब ज़रूरत होगी आप निकाल लेंगे।
कोई भी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जिसका जल्दी से जल्दी आपका फाइनल प्रोडक्शन हो सके, यानी फाइनल वो बन सके और मार्केट में जाके सप्लाई हो जाए जिससे पैसे मिल सके, वो आपका करंट असेट्स कहलाता है। डेटर्स होते हैं, डेटर्स से आप एज पर रिक्वायरमेंट पैसे ले सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब एग्जांपल हैं आपके करंट असेट्स के। बात करते हैं लिक्विड एसेट की। करंट एसेट का ही एक पार्ट है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट जो कैश में मैक्सिमम टाइम में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, यानी क्विक तरीके से कन्वर्जन हो सके, वो आपकी लिक्विड एसेट कहलाती है, जिसमें हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंगे तो लिक्विड एसेट आपका आ जाएगा। फिक्स एसेट्स की बात करते हैं। फिक्स एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है बिजनेस की जो पर्टिकुलर दो प्रकार की होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। अब अगर टेंजिबल की बात करें तो जो बिजनेस में रेगुलर बनी रहती है, जैसे बिल्डिंग हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सब क्या हैं आपके फिक्स एसेट्स हैं जो कि दिखते हैं, यानी टेंजिबल एसेट हैं। और इनटेंजिबल की बात करता हूँ, गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट हैं, ये सब आपके इनटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स आइदर रिप्रेजेंट एक्यूमुलेटेड लॉसेस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस नॉट एट राइट ऑफ टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो ये आपका क्या होता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे जो फिक्टिशियस एसेट्स में आते हैं। पॉइंट नंबर 6, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ refer to financial obligation of an enterprise other than owner's fund. Liability may be broadly classified as follow। देखिए, लायबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस ने जिन लोगों से लोन ले रखा है, जिन लोगों से पैसे ले रखे हैं, वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है। यानी एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है बिजनेस के ऊपर और इसका मालिक रिस्पॉन्सिबल होता है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबल होता है पैसा पेमेंट करने के लिए। अब हमारी जो लायबिलिटीज़ होती हैं उनको अगर हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, पहला है करंट लायबिलिटी, जिनका पेमेंट हम 12 मंथ विथिन 12 मंथ के में कर सकें, वो हमारी करंट लायबिलिटीज़ कहलाएंगी। इसके एग्जांपल हैं बिल्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सो ऑन, और भी। तो ये सब इसके एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, जिनका पेमेंट 12 मंथ के बाद हो सके। नॉन करेंट लायबिलिटी रिफर टू दोज लायबिलिटी विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड आफ्टर 12 मंथ, जिनका सेटलमेंट हम 12 महीने के बाद कर सकते हैं ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, वो हमारी नॉन करेंट लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। एग्जाम्पल अगर इसका लें तो लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के। पॉइंट नंबर 2 है लायबिलिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, इंटरनल लायबिलिटीज़ एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। इंटरनल लायबिलिटीज़ रिफर टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एंटरप्राइज टूवर्ड्स ओनर। जो बिजनेस को जो पैसा अपने मालिक को देना है वो इंटरनल लायबिलिटीज़ होती हैं। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ रिफर टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज टूवर्ड्स आउटसाइडर्स। जो पैसा बिजनेस को बाहरी लोगों को देना है, बैंक को देना है, क्रेडिटर्स को देना है, बिल्स पेबल को देना है, वो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स की, वो है कैपिटल। कैपिटल के बिना तो बिज़नेस संभव ही नहीं है। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कैपिटल। तो उस धनराशि या माल को पूंजी कहा जाता है जिससे व्यापार का स्वामी व्यवसाय में लगाता है, इसी राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर। किसी भी मालिक के द्वारा जब अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब कैपिटल, अगर हम कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ये फार्मूला दिया है। बात करते हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब भी बिजनेस का जो ओनर होगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश या गुड्स जो भी बिजनेस से विड्रॉ करता है उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। द टर्म्स ड्राइंग रिफर टू द टोटल अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स और एनी अदर असेट विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर आर पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर पर्सनल यूज़। एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है
If cash of 10,000 and goods costing 5,000 are withdrawn by a proprietor, that is 15,000 is called as amount of drawings। तो यही आपकी ड्राइंग्स कहलाएगी। अब बात करते हैं गुड्स की। गुड्स रिफर टू द आइटम इन विच द इंटरप्राइज डील्स इन, फॉर एग्जाम्पल कार परचेजेज ऑफ ए कार डीलर, टेबल्स एंड चेयर परचेजेज बाई ए फर्नीचर डीलर। तो यहाँ पे गुड्स जिन वस्तुओं का कोई व्यापारी व्यापार करता है वही उसका माल यानी गुड्स कहलाता है। जिस बिजनेस से, जिस पर्टिकुलर गुड्स से वो काम करता है वही उसका गुड्स कहलाता है। जैसे हमने कार खरीदी एक कार डीलर से, तो कार डीलर के लिए कार क्या है, गुड्स है। और टेबल और चेयर वाले से अगर हमने फर्नीचर खरीदा तो वो फर्नीचर डीलर जो है उसके लिए टेबल और चेयर गुड्स है। बात करते हैं परचेज की। द टर्म परचेज refers to the total amount of goods obtained by an enterprise for resale or for in the production of goods or rendering of services in the normal course of business। परचेज, जब भी हम कोई अमाउंट, कोई गुड्स परचेज करते हैं, दूसरे से खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज। एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इन केस 10 यूनिट आर परचेज एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट फॉर कैश, 200 is called as the amount of cash purchase। In case 200 unit are purchased at the rate of 3 per unit from RAM on credit, 600 is called on the amount of credit purchase। तो परचेजेज आपकी दो प्रकार से होती है, एक होती है कैश परचेज, एक होती है क्रेडिट परचेज। जब भी सामान बिजनेस के लिए आता है दैट इज कॉल्ड परचेज। अब ये क्रेडिट और कैश। पॉइंट नंबर 11 सेल्स। जब कोई बिजनेसमैन अपने गुड्स को सेल करता है और उस सेल को वो दो तरीके से सेल कर सकता है, कैश भी कर सकता है और क्रेडिट में भी कर सकता है, वही उसका जो सेलिंग है वही सेल्स कहलाता है। बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक का मतलब होता है जब कोई गुड्स आप परचेज करके अपने बिजनेस में रख लेते हैं। सपोज आप टेलीफोन का बिजनेस करते हैं, मोबाइल का बिजनेस करते हैं, बहुत सारा मोबाइल आपने इकट्ठा करके अपनी शॉप पे लगा रखा है, ये जो मोबाइल का जो आपका स्टॉक है यही स्टॉक कहलाता है। और इसको आप यूनिट्स में रखते हैं। फॉर एग्जांपल दिया है, इन केस 40 यूनिट आउट ऑफ 100 यूनिट्स परचेज 2 पर यूनिट रिमेन्ड अनसोल्ड 80 इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ स्टॉक। आपके पास सपोज करिए 500 मोबाइल हैं आपकी शॉप में, 500 में आपने 300 मोबाइल बेच दिया, 200 बचा हुआ है, 200 रुपये जो बचा हुआ है वो आपका स्टॉक है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक वो रखा हुआ है। स्टॉक में भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आपका दो प्रकार से हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है और ओपनिंग भी स्टॉक हो सकता है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस समय हमारे बिजनेस में जो भी स्टॉक रहता है वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। यानी बिजनेस हमारा कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को, और 31 मार्च को हमारे बिजनेस की क्लोजिंग होती है। 31 मार्च को जो हमारा स्टॉक बचेगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 13 द टर्म ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड ट्रेड डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है जिन जिन लोगों को बिजनेस ने उधार में सामान बेचा हुआ है वो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, बिजनेस से उनको पैसा वापस लेना होता है। ये दो प्रकार से हो सकते हैं, ट्रेड डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। बात करते हैं ट्रेड डेटर्स की। द टर्म ट्रेड डेटर्स रिफर टू द पर्सन फ्रॉम whom द अमाउंट आर ड्यू फॉर गुड्स सोल्ड आर सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। ऐसे व्यक्ति को जिसको बिजनेस ने उधार में सामान बेचा हुआ है, क्रेडिट में सामान बेचा हुआ है या सर्विसेज दी है, वो आपका ट्रेड डेटर्स कहलाएगा। एग्जाम्पल इन केस 60 यूनिट आर सोल्ड टू मिस्टर एक्स एट 5 पर यूनिट ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे 300 जो भी हमें इनसे पैसे लेने हैं तो ये मिस्टर एक्स जो है हमारे लिए ट्रेड डेटर कहलाएंगे, यानी हमारे बिजनेस के लिए ट्रेड डेटर्स कहलाएंगे। बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल का। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग गिविंग इन द क्रेडिटर्स टू द डेटर्स। देखिए बिल्स रिसीवेबल की बात करते हैं। बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए एक बिल लिखा जाता है जिसको हमने सामान बेचा हुआ है क्रेडिट पे, तो वो बंदा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमें पैसा वापस करेगा। और किस कंडीशन पे करेगा, एक बिल की कंडीशन में। उसके लिए एक बिल लिखेंगे, उस बिल को जो हम लिखेंगे तो वो लिखने वाला ड्रायर कहलाएगा और जो उस पर साइन करेगा वो ड्रॉई कहलाएगा। तो यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो बिल्स रिसीवेबल फॉर द क्रेडिटर, जो बंदा क्रेडिट पे सामान लिया है वही हमारा बिल्स रिसीवेबल होगा। ट्रेड पेबल। द टर्म ट्रेड पेबल इंक्लूड ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल दो तरीके के हैं जिनको बिजनेस जो हमारा बिजनेस है पर्टिकुलर एक्स लिमिटेड, सपोज हमारा बिजनेस है, इसने वाई लिमिटेड से सामान उधार में खरीदा हुआ है तो वाई लिमिटेड हमारे लिए ट्रेड पेबल होगा। ये दो प्रकार से है, एक है ट्रेड क्रेडिटर, एक है बिल्स पेबल।
द टर्म ट्रेड क्रेडिटर्स रेफर टू द पर्सन टू whom the amount are due for goods purchase or services rendered on credit basis। जिन लोगों से हमने सामान उधार में खरीदा हुआ है और या सर्विसेज उधार में ले रखी है वो हमारे लिए ट्रेड क्रेडिटर होंगे। सपोज 100 यूनिट्स आर परचेज एट 2 पर यूनिट फ्रॉम मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट। मिस्टर वाई इज़ द ट्रेड क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे? ट्रेड क्रेडिटर्स कहलाएंगे। बिल्स पेबल, द बिल्स पेबल इज नोन एज बिल्स पेबल फॉर द डेटर्स। तो बिल्स पेबल का मतलब है जिन लोगों से हमने उधार सामान खरीद रखा वो हमारे लिए बिल्स पेबल कहलाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंसेस है जहाँ पे एक्सपेंडिचर कह सकते हैं जब एक कंपनी लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में पैसे इन्वेस्ट करती है किसी फिक्स असेट्स को परचेज करने के लिए, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। एग्जाम्पल है कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्चर्स। इन चीज़ों पे जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब कोई चीज़ हमारे पास है, कोई मशीनरी है, कोई बिल्डिंग है जिस पे हम एडिशनल एक्सपेंसेस दे रहे हैं, जैसे मशीनरी है तो उस पर हम डेप्रीशिएशन चार्ज करा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग हमने ले रखी है उसका रेंट हम पे कर रहे हैं, मशीन है रेंट पे कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग है उसका रिपेयरिंग करा रहे हैं, अगर हमारी बिल्डिंग है उसका हम मशीनरी है इन सब का इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब किसी चीज़ के लिए हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। सपोज़ हमने एडवर्टीज़मेंट किया तो एडवर्टीज़मेंट का जो रिटर्न मिलेगा वो आज नहीं मिलेगा, हमें आने वाले फ्यूचर टाइम पे मिलेगा, तो ये हमारे लिए क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल रिसीप्ट की बात करते हैं। कैपिटल रिसीप्ट रिफर टू द दोज रिसिप्ट विर आस नॉट रेवेन्यू इन नेचर, दीज आर क्रेडिटेड टू द रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ कैपिटल नेचर। देखिए जब कोई पैसा, जैसे हमने इंश्योरेंस, जैसे हमने शेयर इशू किया है मार्केट में, तो शेयर इशू करने से कंपनी को जो पैसा मिलेगा वो हमारे लिए कैपिटल रिसीप्ट होगी। सेल, हमने लैंड एंड बिल्डिंग बेची है उससे हमें क्या मिला? इकट्ठा पैसा मिला, तो हमारे लिए क्या है? कैपिटल नेचर की रिसीप्ट है। लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में पैसे मिलते हैं। रेजिंग ऑफ लोन बाय ए पर्सन अदर देन वन इंगेज्ड इन द बिजनेस फाइनेंस बैंकिंग, जब हम किसी बैंक से पैसा इकट्ठा लेते हैं लोन के रूप में तो वो हमारे लिए है कैपिटल रिसीप्ट है। रेजिंग ऑफ कैपिटल में आप डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं, तो इन सब से जो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, जो पैसा मिलेगा, जो वही आपका कैपिटल रिसीप्ट कहलाएगा। रेवेन्यू रिसीप्ट, हमने कोई चीज़ रेंट पे दे रखी है उससे हमें पैसे मिलते हैं, हमने कोई पैसा बैंक में जमा किया हुआ है वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है, शेयर खरीदा है डिविडेंड मिलता है, ये हमारे बिजनेस के लिए रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाएगा। एक्सपेंसेस आर डिक्रीज्ड इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो आर डिप्लेशन ऑफ असेट्स इनकर of liability, the result of decrease in internal equity of other relating to the distribution of equity participation। एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस हमारे दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जिस काम को करने से बिजनेस का पैसा आउटफ्लो होगा वो आपका एक्सपेंस कहलाएगा। जैसे हमने गुड्स खरीदी है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इन्वॉल्व इंक्रीज इन क्रेडिटर, ये हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर इन्वॉल्व डिक्रीज इन असेट्स, एक्सपेंसेस है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? आपके एक्सपेंसेस कहलाएंगे। बात करते हैं इनकम की। इनकम इज इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इन फॉर्म ऑफ इनफ्लो ऑफ असेट्स, डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटीज़। देखिए जब भी कोई इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए हम काम करते हैं उससे हमें जो पैसे मिलते हैं वो हमारी इनकम कहलाती है, यानी बिजनेस की इनकम कहलाती है। बिजनेस में जब पैसा कहीं से आता है इनकम होती है, आपकी लाइबिलिटीज़ कम होती हैं, बिजनेस का बेनिफिट होता है, इनकम है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे एग्जांपल के तौर पे कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, आपकी इनकम होगी। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट मीन्स द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एंड गेन ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, इट्स इंक्रीज ओनर्स इक्विटी। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है आपका जो नेट रेवेन्यू है वो एक्सेस है इन कंपेरिजन टू एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो अगर आपके कम हो जाते हैं और आपकी रेवेन्यू ज़्यादा हो जाती है तो आपको नेट प्रॉफिट रिसीव होगा, बिजनेस को नेट प्रॉफिट रिसीव होगा।
नेट प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एंड गेन माइनस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। गेन की बात करें, गेन ऑन इंक्रीज इन इक्विटी फ्रॉम इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन ऑफ एन एंटिटीज and for all other transaction and other events and circumstances affecting the entity during the accounting period except those that result from revenue or investment by equity participation। देखिए, किसी भी ऐसी एक्टिविटी से जो इंसिडेंटल हो, उससे हमें जो इनकम मिलती है वो हमारे लिए क्या होगी, गेन होगी। सपोज हमने एक मार्केटेबल सिक्योरिटी ली थी जिसको बेचने से हमें प्रॉफिट मिल गया, मतलब संभावनाएं नहीं थी कि हमें मिल जाएगा, लेकिन वो ऑपरेटिंग गेन हो गया तो हमें प्रॉफिट मिल गया, वो हमारे लिए गेन है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए फिक्स्ड असेट्स इज यूजली कंसीडर एज नॉन ऑपरेटिंग गेन। इंक्रीज इन इक्विटी ड्यू टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स इज नॉट कंसीडर एज गेन बिकॉज इज ड्यू टू रेवेन्यू। और फिफ्थ है एग्जाम्पल इसका, इंक्रीज इन इक्विटी ड्यू टू इंक्रीज इन कैपिटल इज नॉट गेन बिकॉज इट इज ड्यू इंक्रीज इन कैपिटल। देखिए, जिस प्रकार से भी हमें गेन हो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, बिजनेस में होने वाले अनसर्टेन प्रॉफिट से जो इनकम होती है वो हमारे लिए गेन कहलाती है। लॉसेस आर डिक्रीज इन इक्विटी फ्रॉम इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन ऑफ एन एंटिटीज एंड फ्रॉम अदर ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द एंटिटी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एक्सेप्ट दोज रिजल्ट फ्रॉम एक्सपेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेशन। दीज लॉसेस में बी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। बिजनेस में होने वाले अनसर्टेन, अनिश्चित रूप से जो हमें लॉस मिलेगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। डिस्काउंट इज एन इंसेंटिव टू प्रमोट सेल। देखिए, दो तरीके का डिस्काउंट होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। बात करेंगे कैश डिस्काउंट की। डिस्काउंट इज एन इंसेंटिव टू प्रमोट सेल्स, ट्रेड डिस्काउंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय डेटर्स कैश डिस्काउंट। जब भी हम अपने किसी सेल को प्रमोट करने के लिए डिस्काउंट करते हैं वो डिस्काउंट हमारे लिए ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है, और अपनी पेमेंट रिसीव करने के लिए जब हम किसी डेटर्स को कैश डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे लिए जो डिस्काउंट करते हैं कैश डिस्काउंट कहलाता है। अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। अगर ट्रेड डिस्काउंट की पर्टिकुलर बात करें तो डिस्काउंट इज ए रिडक्शन ग्रांटेड बाय ए सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिजनेस कंसीडरेशन अदर देन पेमेंट प्रॉम्प्ट। देखिए, डिस्काउंट क्या है, जो एक सप्लायर होगा वो अपने जो भी जिसको उसने सामान बेचा होगा और वो ये कहता है कि अगर आप हमारा इतना सामान ले लेंगे, सपोज 1 लाख का सामान है हमारा, 1 लाख का पूरा सामान अगर आप ले लेंगे तो हम 10% का आपको डिस्काउंट कर देंगे। तो ये जो डिस्काउंट है वो क्या कहलाएगा, ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। एग्जाम्पल है, इफ़ 10 गोल्ड रिंग्स आर सोल्ड एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 ईच सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। यहाँ पे एक गोल्ड रिंग है जो 10 गोल्ड रिंग है, अगर उसकी लिस्ट प्राइस है 50,000 रुपये। अगर आप पूरी की पूरी 10 गोल्ड रिंग अगर आप खरीद लेते हैं तो बिजनेस ने कंडीशन दे रखी कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो 10 रिंग की रेट क्या होगी, 5 लाख रुपीज़, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट मतलब 50,000 का डिस्काउंट, तो पड़ेगी कितना, यानी अमाउंट पेबल कितना होगा, 4,50,000 रुपीज़। ये ऐसी डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। बात करेंगे कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंटर जब एक सप्लायर अपने डेटर से ये बोलता है कि जो पेमेंट है आप 30 डेज़, 40 डेज़, 50 डेज़ एक पर्टिकुलर डेट देता है, इस पीरियड में अगर आप कर देते हैं हमारा जो भी आपने उधार ले रखा है, तो उसके बदले जो आप हमसे 2%, 3% का डिस्काउंट ले लीजिए। पॉइंट नंबर 28, कॉस्ट। जब भी कोई पर्टिकुलर चीज़ हम खरीदते हैं उसके लिए जो पेमेंट करते हैं वो हम ये जो पेमेंट करते हैं यही हमारी कॉस्ट होती है। वाउचर्स की बात करें तो वाउचर्स एक ऐसा एविडेंस होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जब हम कोई पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे कैश के लिए कैश मेमो यानी कैश वाउचर, सेल के लिए क्रेडिट परचेज यानी कैश वाउचर, क्रेडिट परचेज वाउचर। तो जितने भी वाउचर्स होंगे जिनका इस्तेमाल हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में करते हैं वो हमारे सब के सब एविडेंस यानी एविडेंस के लिए किए जाते हैं, वाउचर्स होते हैं। बात करते हैं रेवेन्यू की। जो भी इन्वेस्टमेंट बिजनेस ने किया हुआ है उससे जो भी इनकम जनरेट होगी वो आपकी रेवेन्यू होगी। मार्केट में हमने पैसे लगा रखे हैं, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सेल किया गुड्स का, उससे पैसे आए, रेवेन्यू जनरेट हो गई। कमीशन अर्न हुआ है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इंटरेस्ट अर्न किया है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है। रॉयल्टी अर्न हुई है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और डिविडेंड अर्न किया है, मतलब हमारे बिजनेस की रेवेन्यू जनरेट हुई है।
ये पूरा का पूरा टॉपिक यहीं कवर होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।